एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज साइकोलॉजी की, जहाँ पे हम साइकोलॉजी के हर सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी टैट, HBTAT, CTAT एंड TGT जो भी होते हैं एग्ज़ाम, इन सब में आता है। उन सब का जो भी सारे टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कुछ टॉपिक जो होते हैं सेम होते हैं, हर जो आपका आता है कोई भी पेपर आता है। कुछ टॉपिक जो है वेरिएशन करते हैं, तो वो टॉपिक में मैं आपको बता दूंगी कि इस टॉपिक के नहीं आते ही इसमें ये नहीं आते। बट पहले हम जो ये वाली प्लेलिस्ट चलेगी आपकी, कंप्लीट होगी ये प्लेलिस्ट, यानी आप बोल सकते हो ये पूरी सीरीज़, इसमें हम कॉमन टॉपिक करने वाले हैं पहले, जो कि सभी पेपर्स में आते हैं। ऑलरेडी मैं इसके कुछ लेक्चर ले चुकी हूँ। सो आज हम नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हमसे कैसे रिलेटेड है। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसके कुछ टॉपिक जो हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम हेरिडिटी डिस्कस करेंगे, फिर एनवायरनमेंट, नेचर एंड नर्चर, सिग्निफिकेंस क्या है इसके हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के, लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं। साथ हम करेंगे इसके क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना कि टॉपिक। देखिए, जब भी आपको टॉपिक पढ़ते हो, बिना क्वेश्चन किए आगे मत बढ़िएगा। क्वेश्चन करके आपको एनालाइज होता है कि आपको कितना टॉपिक आता है। तो हम क्या करते हैं, आगे आगे करते रहते हैं, पिछला हमें भूलता रहता है। तो रिविजन विद क्वेश्चन इट्स मोस्ट नेसेसरी फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, या आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन दबा के आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी, हम बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री फॉर टैट। तो देखिए, हेरिडिटी आता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि ये करैक्टर आपके पापा की तरह है, ये करैक्टर मम्मी की तरह है, या बोलते हो कि दादा दादी की तरह है, तो वो आता है हेरिडिटी, मतलब रिजेम्बलेंस ऑफ ए करैक्टर। ठीक है, जो भी आपके पेरेंट्स होते हैं उनसे रिजेंबल जो करते हैं आपके करैक्टर, वो आता है आपका हेरिडिटी। तो देखिए, हेरिडिटी क्या प्रोवाइड करवाता है। अब देखो, दिखने में आँख है, कान है, ये सेम होते हैं, इसके बेसिस पे थोड़ी ना हेरिडिटी अलग किया गया है। हेरिडिटी बेसिस से किया गया है, जैसे कि ये तो दिख रहे हैं, गुण दिख रहे हैं बाहर, डोमिनेंट करैक्टर हैं, बट कुछ जैसे बिहेवियर, आपका इंटेलिजेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन द हेरिडिटी। जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि पेरेंट्स, हाँ इसको ये डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर होगा, इस तरह की धारणाएं होती है ना, तो ये हेरिडिटी बेसिस पे होती हैं। और ऐसा होता भी है, अगर पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है तो पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे भी इंटेलिजेंट हो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सब समझेंगे कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी इज व्हाट ए पर्सन बॉर्न विद, मतलब हेरिडिटी जो पिछले करैक्टर बच्चा पैदा होता है गुणों से, वो आता है आपका हेरिडिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, द क्वांटिटीज दैट ए चाइल्ड हैज़ इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ इज कॉल्ड ए हेरिडिटी। अभी किया हमने कि जो क्वालिटीज़ अच्छी हों या बुरी हों, सारी जो बच्चों को मिलती हैं वो पेरेंट्स से मिलती हैं। जैसे कि अगर पेरेंट्स को कोई बीमारी होगी, वो हो सकती है आगे जाके। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है। तो इसलिए जैसे कोई बीमारी हो, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो, तो पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स पहले भी थी किसी को या क्या नहीं थी। जैसे कि माना किसी की हाइट लंबी है, तभी पूछा जाता है कि हाइट लंबी आपके किस खानदान में डिपेंड करेगा। और फिर ये भी डिपेंड करेगा कि आपके, जैसे कि माना आपके पेरेंट्स लंबे नहीं हैं, बट आपके दादा दादी लंबे थे, तो आप लंबे हो सकते हो। तो कुछ करैक्टर आपके पेरेंट्स के होंगे और कुछ करैक्टर आपको पिछले जनरेशन से भी मिलेंगे, और कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन कैसे होती है, देखिए, जैसे कि एट द टाइम ऑफ ए कंसेप्शन ऑफ ए मेल एंड फीमेल, ठीक है, जम्प सेल मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइज एग बना, एग से बनता है जाइगोट। ठीक है, तो उसमें जैसे कि 23 पेयर होते हैं, दोनों में, मेल में भी एंड फीमेल में भी। तो जो 23 पेयर्स होते हैं, इसका आता है हाफ ऑफ बच्चों को। तो टोटल कितने हो गए, 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम होते हैं।
तो ये देखो मेल से करेक्टर आए, फीमेल से भी करेक्टर आए, और ये दोनों मिल के न्यू करेक्टर का भी निर्माण करेंगे। बोलते हैं निर्माण किया, निर्माण कर सकते हैं, या पुराने करेक्टर ही एज इट इज़ आपको आ सकते हैं। सो इवोल्यूशन इज ज़रूरी होता है, इवोल्यूशन की वजह से थोड़ा स्मॉल चेंज आता है। तो ये तो समझ गया आपका हेरिडिटी। फिर आता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता है जो भी आपको बाहर से प्रोवाइड हुआ, इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए सराउंडिंग। ये हमारी डेवलपमेंट को बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अगर आप अच्छी घर में रहते हो, मतलब अमीर घर में रहते हो, वैसे ही आपका बोलचाल होगा। अगर आप ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे अनपढ़ हैं, पढ़ा ही नहीं है कोई, जैसा वो काम करते हैं आप वैसा सीख जाओगे। सो एनवायरनमेंट का बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट एक्सपेक्ट द इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ हिज जीन। जीन से तो फर्क पड़ेगा ही, इंटेलिजेंट है बच्चा या नहीं है, बट एनवायरमेंट का भी उतना ही फर्क पड़ेगा। तो देखिए एनवायरमेंट तो अलग अलग टाइप से वेरी कर सकता है, जैसे फिजिकल, सोशल, मॉरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, इमोशनल फोर्सेस। देखो बच्चा क्या है, खाली दिमाग होता है, जैसा उसमें फीड किया जाए वैसे वो बनेगा। सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। अगर बच्चे को बोलते रहोगे डफर है डफर है डफर है, फिर से कुछ नहीं होता, ऐसे ही है तो वो वैसे ही मेंटलिटी का बन जाता है। बट अगर बच्चे को बोले तू कर सकता है, हो सकता है कुछ टाइम लगे, बट वो कर पाता है, स्ट्रेंथ आती है अंदर से। तो ये मैटर करता है एनवायरनमेंट। और टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड अ बेस्ट एनवायरनमेंट जिसमें कि बच्चा सीख सके। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि टू इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं, तो टू इंडिविजुअल में ट्विंस मतलब दो बच्चे जब साथ में पैदा होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। किस वे से? देखो बायोलॉजिकल वे से जो डिफरेंट होते हैं। एक आइडेंटिकल ट्विंस आ गए, एक आपके फ्रेटर्नल ट्विंस आ गए। आइडेंटिकल मोनोजाइगोट मतलब सेम दिखेंगे, ड्वेल फ्रॉम वन ओवम, और रिजम्बल करें एक दूसरे के साथ सारे आइडेंटिकल मतलब एक जैसे करेक्टर। मेल होगा तो मेल होगी, ठीक है, दूसरा ट्विन भी। फीमेल होगी तो फीमेल होगा। तो ये होते हैं आइडेंटिकल, एक ओवम से डेवलप होते हैं। वही आता है फैटर्नल ट्विंस। देखो बेशक एक ही ओवम से होंगे, दिखने में होंगे, मतलब दिखने में भी सेम होंगे, बट करेक्टर कुछ वेरी करते हैं। फिर आता है फैटर्नल ट्विंस, डाइजाइगोटिक होते हैं, अराइज फ्रॉम ए टू सेपरेट ओवा, मतलब मेल एंड फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है, वेरी करता है। उसमें क्या था, आइडेंटिकल मेल एंड पैटर्नल में आपका मेल एंड फीमेल। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। हर जो मैं टॉपिक यहाँ पे करवा रही हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर होता है कि जो कि पीछे से आया, मतलब हेरिडिटी। नर्चर होता है एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड हुआ, ठीक है। नेचर एंड नर्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो हेरिडिटी तो अफेक्ट करेगी, बट हेरिडिटी में अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट घर में पैदा हुआ, उसको सब कुछ अच्छा है और दिमाग भी ठीक है, बट उसको बचपन से ही ऐसी जगह पे रख दिया कि जहाँ पे उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं हुआ, तो वो उस मेंटेलिटी का बन जाएगा। हेरिडिटी उसको अफेक्ट करेगी, बट एनवायरनमेंट का भी उतना फ़र्क पड़ेगा। तो डेवलपमेंट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ ए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये बात बोली थी वुडवर्थ ने, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो हेरिडिटी टोटल बायोलॉजिकल है, एनवायरनमेंट जो कंडीशन प्रोवाइड हुई, ठीक है, मॉडिफाई होता है बिहेवियर। देखो कैसे भी खानदान से बच्चा हो, चाहे गरीब का है वो है, अगर उसको अच्छे एनवायरनमेंट दिया जाए तो वो बहुत अच्छा सीख सकता है। तो वही बात है, वुडवर्थ ने बोला था कि एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी दोनों ही इक्वल इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन बिटवीन ए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अभी हमने डिस्कस किया से। अब लॉज भी रिलेटेड होते हैं हेरिडिटी से। किसने दिया था? जॉहन ग्रेगर मेंडल ने इसकी बात की गई थी। तो यहाँ पे हम दो लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस, इसको दो बोल, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस करके भी आ सकता है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करके भी आ सकता है। देखो इसमें बोला है कि इफ ए ट्रेड ऑफ ए वन जीन, मतलब एक ट्रेड मतलब एक करेक्टर कोई, ठीक है, नॉट मैनिफेस्ट इन ए वन जनरेशन, इट डज नॉट मीन दे डाई। मतलब जैसे कि आपके दादा दादी थे, उनमें कुछ गुण थे, वो आपके पेरेंट्स में बिल्कुल भी नहीं आए, तो ऐसा नहीं है कि वो मर गई, उनकी एक स्ट्रेंथ मरी गई, मतलब उसमें कोई मतलब खिला नहीं, मतलब पता नहीं लगा उसके बारे में। बट
इसमें बोला है कि एक जनरेशन में हो सकता है आपके पेरेंट्स के पास नहीं हो, बट आप में वो करेक्टर आ सकते हैं। बोला था ना कि हाँ दादा दादी के करेक्टर तो पेरेंट्स में नहीं थे बट आप में थे। तो एक जनरेशन में अगर वो नहीं शो हुआ, इट डज नॉट मीन कि वो ख़त्म हो चुके हैं। वो इसमें मतलब है कि इन फ्यूचर वो हो सकते हैं, डोमिनेंस में आ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ ए इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। ये लॉ एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वन जेनेटिक ट्रेड डज नॉट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए अदर ट्रेड। मतलब एक ट्रेड है, एक करेक्टर है, ठीक है, किसी का, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, वो करेक्टर उसका ही रहेगा। ठीक है, मतलब आइज़ का कलर आपका माना ऐसा है, ठीक है, और आप में कोई और चीज़ है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये दोनों इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वो उसकी अपनी पहचान है, जैसे कि दो पर्सन हैं, उनकी दो की अलग अलग पहचान है। वैसे ही ट्रेड का है कि इसमें वन ट्रेड है डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए अदर ट्रेड, उससे दूसरे का फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हो सकता है एक टाइम पे एक रिसेसिव हो, एक डोमिनेंट हो, तो बट एक दूसरे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आता है आपका लॉ ऑफ ए इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। अब करते हैं हम इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। देखो, नॉलेज ऑफ बोथ द फैक्टर विल हेल्प द टीचर इन फाइंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग हिज स्टूडेंट इन लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब नॉलेज होगी अगर दोनों चीज़ों की तो वैसे ही चीज़ें प्रोवाइड होंगी, और टीचर प्रोवाइड करवाएगा पूरा एटमॉस्फेयर। देखो, कंजेंटियल एटमॉस्फेयर टू ए स्टूडेंट टू उसको, ताकि वो उसको मोटिवेट रह सकें। अगर बच्चा माना बहुत सैड है और आप गुस्सा कर रहे हो, तो उस टाइम आपको टीचर को चाहिए कि बच्चे की प्रॉब्लम को समझे कि क्यों सैड है, और समझे और उसे समझाए, और फिर इससे होगी डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। 22 पेयर्स, ठीक है, 22 pair chromosome are the same in a male and female that they are known as। उसे क्या बोलेंगे? देखो, 23 होते हैं, 22 सेम होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ। डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या है। डेवलपमेंट होता है D = H × E। H मतलब हेरिडिटी, E मतलब एनवायरमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ह्यूमन हैव ए पेयर ऑफ ए क्रोमोसोम। ह्यूमन में कितने पेयर ऑफ ए क्रोमोसोम होते हैं? तो देखिए, हमने किया था 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी विल बी गर्ल इफ़ इट हैज़। देखो, बच्चा पैदा हो रहा है कि वो गर्ल है बॉय है, किस पे डिपेंड करता है? देखो, बोलते हैं ना गर्ल पैदा हो जाए तो बोलते हैं कि माँ का दोष है वगैरह वगैरह, ऐसा बोलते थे, मिथ होता था, बट ऐसा नहीं होता। गर्ल्स पैदा होगी तो इसमें माँ का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि माँ के पास तो दूसरा क्रोमोसोम ही नहीं है। देखो, मेल में आता है XY क्रोमोसोम एंड फीमेल में आता है XX क्रोमोसोम। अगर XX मिला तो होता है गर्ल, XY मिला तो होती है आपकी मेल। ठीक है, XX मतलब फीमेल एंड XY मेल, इट्स मीन मेल पे डिपेंड करता है। सो ऑप्शन, अगर सेम गर्ल होगी तो क्या आ जाएगा? XX क्रोमोसोम, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। The traits of a one gene that are not affected in one generation may appear in a next। एक जनरेशन में वो अपीयर नहीं हुई, नेक्स्ट जनरेशन में वो अपीयर होगी। तो ये किस में बोला गया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बोला गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट में बोला, ट्रांसफर एबिलिटी में बोला, या जीन ट्रांसफॉर्मेशन में बोला? तो ये बोला था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या आप बोल सकते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें कि अगर एक जनरेशन में एक जीन मैनिफेस्ट नहीं हुआ, इट डज नॉट मीन कि वो ख़त्म हो चुका है, वो नेक्स्ट जनरेशन में ज़रूर होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, एक क्वेश्चन ये होता है कि जैसे कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं या कोई हाई पोस्ट पे हैं, तो बच्चा भी वैसा ही होगा। ये किस बेसिस पे लोग आइडेंटिफाई करते हैं? तो वो बेसिस पे डिपेंड करते हैं हेरिडिटी पे। तो इस तरीके से साइकोलॉजी, मतलब जैसे पेडागॉजी
टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं इससे रिलेटेड। तो ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट, हर टॉपिक को साइकोलॉजी एक बार समझ लो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है। सो ये हो गई आपकी क्लास ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।